हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ एंड आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। सो ड्रामे की स्टार्टिंग के साथ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ठंडी बर्फ पे पड़ा हुआ धीरे धीरे मर रहा होता है और यही हमारे ड्रामे का मेन लीड एक्टर हेजूंग होता है। और तभी उसकी ओर एक लड़की दौड़ते हुए आ रही होती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए और रोते हुए कह रही होती है कि मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। जिसे देखकर सेओंग कह रहा होता है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ और जीना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है और हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें हेजुन को दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक और मछली मर गई है और वो बाकी बची हुई 2 फिश से कहता है कि अगर तुम में से किसी एक के मरने की प्लानिंग है तो दूसरी को भी साथ में लेके जाना क्योंकि साथ में मरना ज्यादा अच्छा होगा। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है जो कि यहाँ की लैंडलॉर्ड होती है और ये रूम खाली करवाने आई होती है, पर हेजुन डोर ओपन नहीं कर रहा होता है तो यूरी गीहो की मदद से अंदर घुसती है। गीहो हेजुन का बिजनेस हेल्पर होता है और यूरी अंदर पहुंच के देखती है कि हेजुन हमेशा की तरह यहाँ से भाग गया है तो वो गीहो को ही जल्द से जल्द रूम खाली करने के लिए बोलकर चली जाती है और जाते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हारे बॉस के पास रहने के लिए कोई जगह ना हो तो वो मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है। ये बात सुनकर गीहो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। यूरी के जाते ही हेजुन सोफे के अंदर से बाहर निकलता है जहाँ पे वो काफी सफोकेटेड फील कर रहा था क्योंकि इतने समय तक यूरी उसके ऊपर ही बैठी थी। इसके बाद गीहो हेजुन से पूछता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है क्योंकि वो तुम्हें अपने रूम में भी रखने तैयार है। तो वो विंडो के बाहर यूरी को जाते हुए देखकर कहता है कि वो मेरी मॉम, लवर, फ्रेंड सब कुछ है। ये सुन के गीहो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जिसके बाद गीहो अपना काम करने लगता है और कुछ लोगों के आए हुए मैसेजेस वो उसे सुनाता है। एक्चुअली मैं हेजुन ऐसा बिजनेस रन कर रहा था जिसमें वो किसी के लिए भी कोई भी काम करने के लिए रेडी था, पर जब तक वो काम उसे इंटरेस्टिंग लगेगा ओनली तब तक, चाहे वो काम किसी का किडनैप करना हो, किसी को भगाना हो या किसी को धमकी देना हो, वो ऐसे कामों में एकदम परफेक्ट था और इसके बदले में वो उन लोगों से अच्छी खासी पेमेंट भी लेता था। बस उसके इस छोटे से बिजनेस का एक ही रूल था कि वो किसी को जान से नहीं मारेगा और साथ ही किसी घर से भागे हुए बच्चे को भी ढूंढेगा नहीं क्योंकि उसका मानना होता है कि हो सकता है वो बच्चा अपनी मर्जी से भागा हो और अगर वो घर से भागा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा और उस बच्चे को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मॉम डैड की, ना कि किसी और की। जिसके बाद कुछ मैसेजेस रीड करने के बाद वो उसे कहता है कि हम इस बंदे की हेल्प करने वाले जिसे कुछ पुलिस तंग कर रहे थे और उसके लिए वो प्लान भी तैयार कर लेता है और इसके लिए वो 7 मिलियन वोन लेने वाला था और वो गीहो को पुलिस के फोन को हैक करने के लिए कहता है। पर तभी एक छोटी लड़की की रिक्वेस्ट आती है जो कि अपने घर से भागे हुए भाई को वापस घर लाना चाहती है और गीहो उसकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि इसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। पर हेजुन ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो बच्चा किसी रीजन से ही अपना घर छोड़ के भागा होगा। पर गीहो वॉशरूम में छुपकर वो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी गैंगस्टर से कम नहीं दिख रही होती है जो कि हेजुन का पता लगाते उसके घर तक पहुंच जाती है और तभी हेजुन के पास काफी सारे कॉल्स आने लगते हैं जिन्हें वो टोटली इग्नोर कर देता है और तभी उसके पास मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने मेरा कॉल इग्नोर किया तो। और इतने में ही डोर पे नॉक होता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि हेजुन को कोई बुरी तरीके से मार रहा होता है और फिश टैंक टूटने के कारण उसकी बची हुई 2 फिश भी एक साथ मर जाती है और तभी वहाँ वो लेडी अंदर आती है जिसका नाम यांग हुई होता है और हेजुन से कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था मेरे कॉल्स को इग्नोर करने के लिए। इस पे हेजुन उसे अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि तुम काफी बोरिंग हो, इस तरीके से मेरे घर पे घुस के मुझ पे अटैक करवा के तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे वो काम करवा सकती हो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। जिस पे यांग हुई कहती है जब तक मैं किसी को मारने ना कहूँ तब तक तुम मेरे लिए कोई भी काम करोगे, यही तो तुम्हारा काम है। जिस पे हेजुन कहता है कि तुमने गलत सुना है और उसके बहुत करीब आके कहता है कि मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो मुझे पसंद होता है। जिस पे यांग हुई उसे सीरियस होके कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें मुझे मेरी शादी से किडनैप करना है। और ये सुनते ही हेजुन को इस काम में इंटरेस्ट आ जाता है और वो करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इस काम में बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गीहो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो हेजुन को मना ले कि वो ये काम ना करे क्योंकि उस वेडिंग में दुनिया भर के गैंगस्टर्स इकट्ठे होंगे और उसे इस तरीके से सिर्फ फन के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर हेजुन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और वहीं दूसरी ओर हमें हमारे ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जेमी होता है जो कि अपनी वेडिंग रिंग पसंद कर रही होती है क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। और यहाँ पे हमें इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि जेमी ऑलरेडी 8 वीक्स की प्रेग्नेंट भी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमी अपना चेकअप कराने के लिए एक क्लिनिक में जाती है जहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद सीधे हमें यांग हुई का वेडिंग वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके होने वाला पति भी एक अच्छा खासा गैंगस्टर होता है और यहाँ वेडिंग इवेंट स्टार्ट भी हो गया था
और यांग हुई को ये देख के चिंता हो रही थी कि आखिर उसे किडनैप करने के लिए हेजुन अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने हेजुन को एडवांस में पेमेंट भी कर दी थी। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ चलकर वापस जा ही रही थी कि तभी बाइक पे हेजुन की एंट्री होती है और वहाँ पे मौजूदा सभी गेस्ट हेजुन को चेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये वेडिंग का ही कोई सरप्राइज इवेंट है। और यहाँ पे हेजुन बाइक से उतर के उसके हस्बैंड के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अब ये एक्टिंग बंद करो, क्योंकि मैं अपने प्यार पे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे अपने हेलमेट से जोर से मारता है, जिसकी वजह से उसके दांत तक टूट जाते हैं और यांग हुई को बाइक पे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और गेस्ट अभी तक यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ एक एक्टिंग है, जहाँ पे यांग हुई इसके बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि तुम एकदम क्रेजी पर्सन हो, तुमने बिना किसी प्लान के ही मुझे वहाँ से भगा लिया। पर तभी उसे अचानक से सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और उसे अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरीके से वो अपने मॉम डैड को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे छोड़ के चले जाते हैं और इसी के साथ उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके डैड उसके करीब आके कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम हमारे बच्चे नहीं हो और हमें मॉम डैड कहना बंद कर दो। जिसके बाद हेजुन रोते हुए चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेजुन की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ पे गीहो उसके साथ होता है और उसे बताता है कि यांग हुई पहले ही बाइक से कूद गई थी और वो बच गई है। और थोड़े बहुत स्क्रैचेस का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए भी निकल गई और हेजुन भी ठीक ठाक होता है। पर तभी डॉक्टर आकर उसे अकेले में मिलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसे उसके ब्रेन का सीटी स्कैन दिखाते हैं और उसके बताते हैं कि उसके ब्रेन में ब्लड वेसल्स की नॉट्स बन गई हैं। जिसपे हेजुन उन्हें देखकर कहता है कि ये तो एकदम राइस केक की तरह दिख रही हैं। और उसकी बात सुनकर डॉक्टर भी शॉक्ड होता है, जिसपे डॉक्टर उससे कहता है कि इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन नॉट्स की वजह से धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड जाना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये बड़ी होती जाएंगी। ये सुन के हेजुन कहता है कि और फिर ये एक्सप्लोड हो जाएंगी एकदम बॉम्ब की तरह, है ना। जिसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसके पास टोटल कितना टाइम बचा है, क्या उसके पास 6 महीने बचे हैं या सिर्फ 3 महीने। जिसपे डॉक्टर उसे समझाता है कि ये काफी रेयर केस है और शायद ये तुम्हें जेनेटिकली हुआ है। और इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही है, तुम्हारे पेरेंट्स या तो फिर किसी सिबलिंग को। जिसपे हेजुन हंसता है और कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स और सिबलिंग्स नहीं है, पर फिर भी उनकी बीमारियां मेरे अंदर है। वहीं दूसरी ओर हमें जेमी को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसे अर्ली मोनोपॉज आ गया है, यानी कि उसके यंग एज में ही पीरियड्स आना बंद हो गए हैं और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। और ये सुन के जेमी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 28 ईयर्स की होती है और उसे नहीं लगता कि उसके साथ ये सब कुछ होना चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर को बताती है कि उसका बेबी 8 वीक्स का होना चाहिए अभी तक, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर उससे शादी करने के लिए उसकी फैमिली से झूठ बोल दिया था कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ताकि उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली उनकी शादी कराने के लिए तैयार हो जाए। पर अब जब उन्हें पता चलेगा इस सब के बारे में तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद उसे डॉक्टर समझाती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए भी काफी लेट हो चुकी है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है और शादी करने के लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद वो काफी परेशान होकर और निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। और वहीं दूसरी ओर हेजुन भी उसी हॉस्पिटल में बैठा होता है, जहाँ उसे जेमी गुजरते हुए दिखाई देती है और वो अचानक से उसके पीछे पीछे चल देता है और जहाँ पे वो जेमी को फॉलो करते हुए किसी के फ्यूनरल पे पहुंच जाता है और देखता है कि जेमी इस अननोन बंदे के फ्यूनरल पे बैठी बहुत जोर जोर से रो रही होती है और उसे देखकर हेजुन को काफी बुरा फील होता है। पर आखिर उसके साथ हुआ क्या है ये जानने के लिए वो वहीं बैठकर उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ जेमी के पास भी एक औरत आके बैठती है और उसे बताती है कि वो भी इधर पे सिर्फ रोने के लिए आई थी, ताकि उसे रोता हुआ देखकर आसपास के लोग उसे जज न करें। इतने में उस लेडी के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे कारण मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जिसके बाद वो अपना बच्चा थोड़ी देर के लिए जिमी को दे देती है और अपने हस्बैंड पे चिल्लाने लगती है। जेमी भी उस बच्चे को गोद में लेकर काफी खुश दिखाई देती है और वो लेडी वापस आकर जेमी को बताती है कि ये हमारा 7वां बच्चा है और मैं दोबारा से अब ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ। और ये सब झेलते हुए अब वो पागल हो गई है। जिसपे जेमी उससे कहती है कि आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ये बच्चे हैं। जिसपे वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम एक बच्चा पाल लोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है।
तो अचानक से जेमी उसे कहने लगती है कि तो फिर आप अपना एक बच्चा मुझे दे दीजिए। ये सुनकर वो लेडी उससे कहती है कि तुम मजाक कर रही हो है ना, और अपना बच्चा उससे लेने लगती है। पर जेमी उससे बच्चा देने से मना कर देती है और कहती है कि ये बच्चा मैं ही रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास 7 बच्चे हैं, क्या तुम मुझे अपना एक बच्चा नहीं दे सकती? तुम्हारे बदले में मैं इसे अच्छे से पाल लूंगी। पर वो लेडी अपना बच्चा छुड़ाकर उसे पागल कहकर वहाँ से चली जाती है और जेमी वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और चिल्ला कर कहने लगती है कि 3 दिन में उसकी शादी है और शादी के बाद वो माँ भी बनना चाहती है और अपनी खुद की एक फैमिली चाहती है। पर पूरी दुनिया में उसके साथ ही ऐसा हो रहा है कि उसके इतने अर्ली मोनोपॉज आ गए और अब वो माँ नहीं बन सकती। ये उसकी सारी बातें ही वहाँ पे बैठा हेयुन भी सुन लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।